नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाई राहुल सर। जैसे कि मैं 5 क्लास ले चुका हूं, जिसमें हम कम से कम 60 क्वेश्चन करा चुके हैं जो यूपी पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम 6ठी क्लास लेने जा रहे हैं और सभी बच्चे इन्हें बहुत ध्यान से देखें, ठीक है ना, जिससे सभी को फायदा होगा। ठीक है, तो चलते हैं। कोई भी क्वेश्चनों को स्किप करके ना देखे, ठीक है, नहीं तो तुम्हारा ही नुकसान होगा उसमें। और चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 6। तो मैं लिख देता हूं पार्ट 6। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है 15 आदमी किसी कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं। 25 दिन में कर सकते हैं। तो 45 आदमी उस कार्य को कितने समय में करेंगे? तो 45 आदमी उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? कितने समय में करेंगे? समय में करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन देख लो एक बार। 15 आदमी किसी कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं, तो 45 आदमी उस कार्य को कितने समय में करेंगे? तो यहां में साफ साफ कुछ नहीं करना है, नहीं कोई फॉर्मूला रखना है। उसने कहा 15 आदमी किसी कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं। मैंने लिख दिया 15 आदमी किसी कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं। ये हो गया हमारा टोटल वर्क। अब उसने क्या है आगे के लिए कि 45 आदमी कितने दिन में करेंगे? मैंने लिख दिया n दिन में करेंगे। ठीक है, अब इसे काट देते हैं। 15 से काटा, 15 थी 45, 3/4 3 से डिवाइड कर दो तो 25/3, 3 से डिवाइड कर दो तो आएगा 8 सही 1/3 दिन। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। कि उसने कहा कि 15 आदमी किसी कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं। 15 आदमी किसी कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं, तो 45 आदमी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो 15 से 45 को काटा 3 बार और 3 चला गया 25 में डिवाइड में, तो n बराबर कितना आ गया? 25/3। तो n को 3 से 25 को डिवाइड करा तो आंसर कितना आ गया? 8 सही 1/3। क्लियर एकदम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दो समान धारिता वाले बर्तन दो समान धारिता वाले बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रम से 3:4 और 2:3 है। दोनों बर्तनों के मिश्रण को तीसरे बर्तन में डाल दिया जाता है। मिश्रण को तीसरे बर्तन में डाल दिया जाता है। तो तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। और पानी का अनुपात ज्ञात करें। ज्ञात कर। इसे देख लो एक बार कि दो समान धारिता वाले बर्तन हैं जिनमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:4 और 2:3 है। तो दोनों बर्तनों के मिश्रण को तीसरे बर्तन में डाल दिया जाता है। तो तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पे करना क्या है? यहाँ पे लिखा कि मिल्क और वाटर। ठीक है, दो बर्तन है तो यहाँ पे लिख दिया पहला बर्तन और यहाँ पे लिख दिया दूसरा बर्तन। पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या है वो लिखा। पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है 3:4 और दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 2:3। अब इन दोनों को जोड़ा तो टोटल कितना होगा? 7।
कितना हो गया, इसमें 3 लीटर है, इसमें 4 लीटर है, तो टोटल कितना होगा 7, इसमें 2 लीटर, ये 3 लीटर, टोटल कितना होगा 5। अब माने कि दोनों की समान धारिता है, क्या बोला, समान धारिता, तो दोनों को करना है समान। समान करने के लिए इसमें 5 की गुणा और इसमें 7 की, 5 की इसमें करी तो 5 की इसमें भी करनी है और इसमें भी करनी है, 7 की इसमें करी तो 7 की इसमें भी करनी है और इसमें भी करनी है। 3 की 5 में गुणा करी कितना आ गया 15, 4 की 5 में करी तो कितना आ गया 20, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। अब तीसरे बर्तन में डालना है तो जोड़ दो, तो आप 15 14 कितने होते हैं 29 और 20 और 21 41, तो आंसर कितना आ गया 29:41 आंसर है हमारा बिल्कुल। यानी कि एक बार और देखिए, पहले बर्तन में अनुपात कितना था 3:4, दूसरे में कितना था 2:3, तो ये दोनों जोड़े कितने आ गए 7, ये दोनों जोड़े तो कितना आ गए 5, दोनों बराबर करने हैं तो 7 की गुणा इसमें 5 की इसमें, तो इस 5 की इसमें करिए तो दोनों में 5 की करनी पड़ेगी, इसमें 7 की थी, इन दोनों में 7 की, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, इसकी गुणा ये दोनों जोड़े थे, ये आ गया, ये आ गया, ये हो गया आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं अगले वाले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 720 के अधिकतम कितने गुणनखंड होंगे, कितने गुणनखंड होंगे, खंड होंगे, ठीक है। 720 के अधिकतम कितने गुणनखंड होंगे, तो करना क्या है इसमें, तो सीधे सीधे गुण फैक्टराइजेशन करना है। 720 को 2 से काटा कितनी बार गया 360, 2 से काटा 180, 2 से काटा कितनी बार गया 90, 2 से काटा 45, 3 से काटा 15 और 3 से काटा 5 और 5 से काटा 1। अब यहां पे लिखना है 720 बराबर 2 कितनी बार आया 1 2 3 4, 2 4 बार आया तो यहाँ पे लिख दो 2 की पावर 4, और 3 कितनी बार आया 2 बार, तो यहाँ पे लिख दो 3 की पावर 2, और 5 कितनी बार आया 1 बार, कितनी बार आया 1 बार। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है अधिकतम गुणनखंड, अधिकतम गुणनखंड, अधिकतम गुणनखंड बराबर एक पावर ज्यादा लिखनी है 5, इसकी एक ज्यादा 3 और इसकी एक पावर ज्यादा। जब भी अधिकतम गुणनखंड पूछे, जितने भी फैक्टराइजेशन है उनकी एक पावर ज्यादा लिखनी है, ये 4 है तो 5 आएगा, 2 है तो 3 आएगा, 1 है 2 आएगा। अब इनकी गुणा कर दो, 5 या 15 दूनी 30, इसके अधिकतम गुणनखंड कितने होंगे 30। एक क्वेश्चन और क्लियर करा देता हूं, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड और पूछता है, तो अभाज्य गुणनखंड बराबर अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड पूछे तो इनकी काउंटिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, तो अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे 7। यानी कि अभाज्य गुणनखंड पूछा है तो इनकी काउंटिंग कर दो, तो कितने आ गए 7। यदि अधिकतम गुणनखंड पूछा है तो जो इनकी पावर है उनको एक एक बढ़ा के लिखना है और गुणा कर देना है, ठीक है। ये होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक आयत का परिमाप, एक आयत का परिमाप एक आयत का परिमाप 240 सेंटीमीटर है। यदि उसकी लंबाई चौड़ाई से 40 सेंटीमीटर अधिक है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो करना क्या है इस क्वेश्चन में, हमें क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, पहले मैं परिमाप ही लिख देता हूं। आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2l + b। कितना होता है आयत का परिमाप 2l + b, यानी कि 2l + b बराबर दे रखा है हमें, 2l + b कितने बराबर 2l + b के बराबर दे रखा है, कितना 240, कितना 240।
2 से 240 को काटा कितना आ गया 120। तो हमें योगफल मिल गया कि लंबाई और चौड़ाई का योगफल कितना है 120। कितना है 120। अब हमें अंतर दे रखा है कि लंबाई चौड़ाई से कितनी ज्यादा है 40, यानी कि अंतर कितना है 40 है और योगफल कितना है 120। जब भी लंबाई निकालनी है, यदि लंबाई पूछता है तो लंबाई निकालनी है, दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। 120 और 140 कितना होता है 120 प्लस 40 बटे 2, तो ये आ गया 160 बटे 2। तो लंबाई कितनी आ गई हमारी 80 सेंटीमीटर। यदि लंबाई पूछता तो लंबाई होती है 80 सेंटीमीटर। यदि चौड़ाई पूछता तो दोनों को घटाकर 2 से डिवाइड, 120 माइनस 40 बटे 2, तो कितनी आ गई 80 बटे 2। तो लंबाई की चौड़ाई कितनी आ गई हमारी 40 सेंटीमीटर। क्लियर बात एकदम। या एक बार और देखो, हमें आयत का परिमाप दे रखा है, परिमाप कितना होता है 2l प्लस b। 2 से 240 को काटो तो कितना आ गया 120, यानी लंबाई और चौड़ाई का योगफल 120 है और उनका अंतर कितना दे रखा है 40 का। लंबाई निकालनी है तो दोनों को जोड़ो 2 से डिवाइड, चौड़ाई निकालनी है तो दोनों में घटाएगा 2 से माइनस। अब उसने पूछा क्या है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 80 गुणा 40। तो 8 की 40 में गुणा करें तो कितना आ गया 3200 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। क्लियर। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का लेस है, उनके में से का 15 गुना है, 15 गुना है। यदि उनका योगफल, यदि लेसे और मैसे का योगफल, मैसे का योगफल 480 हो और एक संख्या 150 हो, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, उसने कही दो संख्याओं का लेस है और मैस है, दो संख्याओं का लेस है, उनके मैस का 15 गुना है। यदि लेस और मैस के योगफल 480 हो तो एक संख्या 150 हो, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो यहां पे लिखो एलसीएम, यानी कि लेस है, दूसरा दे रखा है एचसीएफ। तो उसने क्या कहा बाबू, जो लेस है वो मैस का 15 गुना है। यदि मैस 1 हो तो एलसीएम कितना होगा 15, तो उन दोनों का योगफल बोला है, तो योगफल इनका कितना हुआ 16। मैंने यहाँ पे लिखा एलसीएम प्लस एचसीएफ, यानी एलसीएम प्लस एचसीएफ का योगफल कितना होगा 15 और 1 16। पर 16 की जगह दे कितना रखा है, 16 की जगह दे कितना रखा है हमें दे रखा है 480। कितना दे रखा है 480। 16 से 480 को काटा कितनी बार गया 30 बार। कितनी बार गया 30 बार। अब हमें दो संख्या निकालनी है, तो हमें 15 के ऐसे गुणनखंड करने, 15 के ऐसे गुणनखंड करने जिनमें कुछ कॉमन ना हो। ठीक है, तो 5 के कितने हो गए 15, कितने हो गए 15, यानी 5 और 3 कॉमन, किसी के टेबल में भी नहीं आते, और हमारा मल्टीप्लाई करके कितना रहा 15। अब ये 30 गुना है तो 30 की इन दोनों में गुना कर देंगे, 30 की गुना यहाँ में 30 की गुना इसमें, तो ये आ गया 150 और ये आ गया 90। अब हमें एक संख्या दे रखी है 150 वाली तो दे रखी है, जो बची हमारी आंसर। बिल्कुल आसान एकदम। तो करना क्या है, हमें पहले योगफल दे रखा तो दोनों को जोड़ लिया, 15 और 1 16। 16 की जगह दे कितना रखा है 480, कितने गुना है 30। हमें 15 के ऐसे फैक्टर करने जो कुछ भी कॉमन हो, तो वो हो गए 5 और 3, 30 गुना है तो 30 की गुना इसमें, 30 की गुना इसमें, तो हमारा आ गया 90, 30 पंजे 150। एक संख्या दे रखी है, दूसरी निकालनी है। क्लियर बात एकदम। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। आप सभी को पता है कि सभी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और सभी को अपने शहर का पता चल चुका है और शिफ्ट का भी। ठीक है, तो सभी के सभी बढ़िया से अपनी तैयारी में लग जाए, रिवीजन करें, अब नया कुछ भी ना पढ़े, बस मिक्स क्वेश्चनों को देखते रहें, जिससे कि तुम्हें आराम से पता पेपर का आइडिया रहे। ठीक है, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ठीक है, बस प्रैक्टिस करना जरूरी है।
पर ये बात मैंने देखा है, बच्चे इतने हार्ड हार्ड क्वेश्चनों को कर रहे हैं जो सीजीएल में आते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। तुम पिछले साल के पेपर तो उठा के देखो, सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान, ठीक है। तो बच्चे मुझसे कहते हैं भाई बहुत अच्छे, बहुत आसान क्वेश्चन कर। मैं कह रहा हूँ ये आते ही है, मैं गारंटी लेता हूँ इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा कोई भी। बस ये है कि प्रैक्टिस करो। ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को क्यों करते हैं जो आने ही नहीं है, तो क्यों टाइम खराब कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ बच्चे वो हार्डों के चक्कर में आसानों को छोड़ देंगे, ये गारंटी है। तो इसलिए अपने आराम जैसा पेपर आएगा उसकी तरह से ही तैयारी करो, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कि √2 का मान है 1.414, ठीक है। तो वैल्यू फाइंड करनी है 3 + 2√2 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। क्या करना है, 3 + 2√2 का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो इस पर थोड़ा सा फोकस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखते हैं, हमें वैल्यू निकालनी है 1/3 + 2√2। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो अपॉन में वैल्यू कभी नहीं रखनी है, यानी बटे में वैल्यू कभी नहीं रखनी है। तो इसमें करना क्या है, यदि ये प्लस में तो ऊपर लिख देना माइनस में, क्या कर देना ऊपर माइनस है। यदि प्लस में है तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में, उल्टा करना है। तो 3 का स्क्वायर कितना है, फिर इनका स्क्वायर करके लिखना है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 ही होता है। तो 2 का स्क्वायर 4 करके अंदर वाले में गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 9 में से 8 गया, कितना बचा 1। तो 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो 3 - 2√2 ये आ गया। अब वैल्यू रख दो, 3 - 2 गुणा √2 की वैल्यू कितनी है 1.414। तो 3 माइनस माइनस कर दो, 4 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2, माइनस ये आ गया। अब आधे बच्चों को माइनस करना भी नहीं आता है, वे सीधे सीधे इसमें से माइनस कर दे। तो माइनस कैसे करना है ये देख लो। यदि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो पॉइंट यहाँ पे पॉइंट लगाओ और 3 डिजिट बढ़ा दो, 3 डिजिट। अब इसे लिख दो इसके नीचे 2.828। यहाँ पे कैरी दी तो 10 में से 8 गए, कितना बचा 2, यहाँ बचे 9, 9 में से 2 गए 7, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गए 1, यहाँ पे कैरी देती तो 2, 2 में से 2 गए 0। तो आंसर कितना आ गया हमारा 0.172। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर बात एकदम। तो देखो एक बार करना क्या है, हमें √2 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन वैल्यू निकालनी है इसकी, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, यदि प्लस है तो ऊपर माइनस लिखना है और माइनस है तो प्लस, अपोजिट करना है हमेशा। फिर इन दोनों का स्क्वायर करना और माइनस कर देना है। तो 9 में से 8 गए, 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो डायरेक्ट वैल्यू रखी, आंसर आ गया। क्लियर एकदम। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का, एक दुकानदार 3 रुपए में 4 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है, और उन्हें 4 रुपए में 3 की दर से बेच देता है, 3 की दर से बेच देता है, 4 रुपए में 3 की दर से बेच देता है। तो 42 रुपए का लाभ कमाने के लिए, 42 रुपए का लाभ कमाने के लिए, उसे कितनी वस्तु बेचनी होगी, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पे लिखना है हमें रुपए और दूसरा लिखना है क्वांटिटी। यहाँ पे लिखना है रुपए और यहाँ पे लिखना है क्वांटिटी, यानी कि रुपया और वस्तु, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा मैंने सीपी, क्या लिखा सीपी। उसने खरीदी कितनी है 3 रुपए में 4, 3 रुपए में 4। क्लियर बात है। उसने खरीदी कितनी 3 रुपए में 4 वस्तु खरीदी और बेची कितने में 4 रुपए में 3, ठीक है। क्या करा 3 रुपए में 4 खरीद के लाया और 4 रुपए में 3 बेच दी। अब उसने पूछा है कि 42 रुपए का लाभ कमाना था, कितनी वस्तु बेचनी है। तो हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तुम्हें क्वांटिटी बराबर करनी है। क्या करनी है, क्वांटिटी बराबर
क्वांटिटी बराबर करने के लिए 3 की गुणा इसमें और 4 की इसमें। क्वांटिटी बराबर करनी है तो 3 की गुणा इसमें करिए और 4 की गुणा इसमें। 3 की इसमें हुई है तो 3 की 3 इसमें कर दो, 4 की 4 में कर दो, कोई दिक्कत है? यानी कि क्वांटिटी बराबर करनी है हमेशा। तो यहाँ पे बराबर करोगे तो ये कितना आ गया 9 और ये कितना आ गया 12। यहाँ देखो ये आ गया 16 और ये कितना आ गया 12। क्लियर एकदम? देखो क्वांटिटी एकदम बराबर है, 12 12। यहाँ पे बराबर करने के लिए क्या करना है, इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें। इसमें करिए तो इसमें भी करनी है, इसमें करिए तो इसमें भी करनी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखो प्रॉफिट ब्रैकेट में लाभ, ना पता हो तो प्रॉफिट लाभ, यहाँ पे लिख दो क्वांटिटी, यानी कि बेचनी कितनी है। तो यहाँ पे लिखा मैंने 9 रुपए की खरीदी 16 में बेच दी, 9 की खरीदी 16 में बेच दी, प्रॉफिट कितने का हुआ 7 का, वस्तु कितनी है 12, यानी कि 7 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे 12 वस्तुओं पे। अब उसे प्रॉफिट चाहिए कितने 42 रुपए का, यानी 7 की जगह 42 रुपए दे रखे हैं। तो कितने गुणा है 7 को 42 से डिवाइड किया कितनी बार गया 6, 6 की गुणा इसमें कर दी तो कितनी आ गई 72 वस्तु। यदि वो 72 वस्तु बेचेगा तो उसे कितने का प्रॉफिट होगा 42 रुपए का। क्लियर बात एकदम? एक बार और देख लो, एक दुकानदार 3 रुपए में 4 की दर से वस्तु खरीद के लाता है, 3 रुपए में 4 की दर से खरीद के लाता है और उन्हें 4 रुपए में 3 की दर से बेच देता है। ठीक है, तो करना क्या है कि क्वांटिटी बराबर करनी है, तो 3 की गुणा इसमें और 4 की गुणा इसमें। तो इसमें की है तो इसमें भी करनी है, इसमें की है तो इसमें भी करनी है। तो यहाँ पे देखा कि 9 रुपए में 12 खरीद के लाया और 16 में 12 बेच दी, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 7 का, कितनी वस्तु पे 12 बेचने पे, पर 7 की जगह में प्रॉफिट बोल रहा है 42 रुपए में। तो 7 की वैल्यू 42 गुणा 6 तो 6 की गुणा कर दी। यदि इसमें पूछता प्रॉफिट, एक क्वेश्चन और समझ लो यहाँ के साथ, यदि पूछता प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात कीजिए। अब 9 रुपए की वस्तु 16 में बेच रहा है तो प्रॉफिट कितने का है 7 का। प्रॉफिट लॉस किस पे होते हैं सीपी पर बटे 9 और गुणा 100, तो हमारा प्रॉफिट कितना आ जाता है 700 बटे 9%। ये हमारा आंसर होता है। क्लियर बात एकदम? यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज पूछता है तो मैंने यहीं पे बता दिया, यदि क्वांटिटी पूछता है ये भी बता दिया। क्लियर बात एकदम? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप, एक अर्धवृत्त का परिमाप 108 सेंटीमीटर है, 108 सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए, उसका व्यास ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि एक अर्धवृत्त का परिमाप दे रखा है, तो अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है पहले ये देखो। आधे बच्चों को परिमाप नहीं पता अर्धवृत्त का, तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है, अर्धवृत्त का परिमाप होता बहुत वैसा है फॉर्मूला, पर मैं ये लिख देता हूं। अर्धवृत्त का परिमाप होता है 36/7। ये कहां से आया मैं अगली वीडियो में समझा दूंगा जब इसकी जरूरत पड़ेगी। वैसे अब तुम इतने ही याद रखो, इसका परिमाप का फॉर्मूला आता है 36/7 आर। तो हमें परिमाप दे रखा है, यानी 36/7 आर की वैल्यू दे रखी है कितनी है हमारी 108 बोला, 180 कर दी 108, कितनी है 108, तो 108 है। ठीक है, तो यहाँ पे काटा 36 से काटा, 36 दिया 108, कितना 36 दिया 108, तो रेडियस कितनी आ गई हमारी 3 गुना 7, तो कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी आ गई हमारी, यानी त्रिज्या कितनी आ गई, रेडियस को क्या बोलते हैं त्रिज्या, लिख देता हूँ त्रिज्या। त्रिज्या कितनी आ गई हमारी 21 सेंटीमीटर। व्यास हमेशा त्रिज्या का डबल होता है, क्या होता है व्यास जो है, यानी डायमीटर बोलते हैं इंग्लिश में, डायमीटर व्यास जो है त्रिज्या का डबल होता है, 2 गुना त्रिज्या यानी 2 × r। तो व्यास हमारी त्रिज्या कितनी है 21, तो व्यास कितना आ गया 42 सेंटीमीटर। क्लियर एकदम बात? बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो एक बार। एक अर्धवृत्त का परिमाप 108 सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास ज्ञात करना है। अर्धवृत्त का परिमाप दे रखा है हमें कितना, फॉर्मूला कितना होता है 36/7 आर, यानी 36/7 आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 108। 36 से 108 को काटा कितनी बार गया 3 बार, तो 7 या 21 सेंटीमीटर आ गए। तो उसने व्यास पूछा था, व्यास त्रिज्या की डबल होती है। क्लियर एकदम? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या का
किसी संख्या के 3/4 के आधे का छठा भाग 15 है, तो संख्या ज्ञात करें। उसने कही किसी संख्या के 3/4 के आधे का छठा भाग 15 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो मैंने यहां पे लिखा कोई संख्या x है, x का 3/4 का आधा मतलब 1/2 का छठा यानी 1/6 बराबर कितना है 15। यानी जो क्वेश्चन में लिखा है सेम करना है। कोई संख्या है, मैंने x लिख दी, यूज नहीं है, x लिख दी, का 3/4 का आधा 1/2 का छठा यानी 1/6 भाग कितना है 15 है। तो यहाँ पे 3 से 6 को काट के 3 दूनी 6, तो ये आ गया x गुना 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी 1/16 गुना 15। तो ये आ गया x बराबर 16 गुना 15, तो कितना आ गया 240। क्लियर एकदम। तो हमारा आंसर कितना आ गया 240। आसान क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं आपके लिए वीडियो में बहुत मेहनत कर रहा हूं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा। मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं तुम्हारे लिए, ठीक है। मेरी तबीयत खराब रहती है जब भी मैं वीडियो बनाता हूं, तो सभी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बहुत जरूरी है सभी के लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पाइप एंड टंकी का क्वेश्चन लेते हैं। एक पाइप खाली टंकी को, एक पाइप खाली टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, लेकिन तली में रिसाव के कारण उसे 5 मिनट अधिक लगते हैं, उसे 5 मिनट अधिक समय लगता है। रिसाव के कारण उसे 5 मिनट अधिक समय लगता है, तो वह रिसाव भरी टंकी को कितने समय में खाली करेगा? एक पाइप खाली टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, लेकिन तली में रिसाव होने के कारण उसे 5 मिनट अधिक समय लगता है, तो बताइए वह रिसाव भरी टंकी को कितने समय में खाली करेगा? तो यहाँ पे देखते हैं, एक भरने वाला पाइप है जो 20 मिनट में टंकी को भर सकता है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 20 मिनट में भर सकता है। अब उसमें दूसरा पाइप लगा हुआ है, एक रिसाव हो गया है, तो यानी कि एक मैंने मान लिया एक भरने वाला और साथ में बी चल गया यानी रिसाव, यानी ए भर रहा है और बी रिसाव यानी खाली कर रहा है। यदि दोनों एक साथ चल रहे हैं तो उससे 5 मिनट ज्यादा समय लगता है। पहले 20 मिनट लग रहा था, तब कितना लगेगा 25 मिनट। कितना लगेगा 25 मिनट, क्योंकि वही केला चलता तो 20 मिनट में भर देता, लेकिन रिसाव के कारण उसे 25 मिनट का समय लगा। तो इन दोनों का लिया एलसीएम लिया तो कितना आ गया 100। 20 और 25 का एलसीएम होता है 100, ठीक है। 20 से काटा कितना आया 5 और 25 से 100 को डिवाइड किया कितना आया 4। अब ए टंकी में भर कितना रहा था 5 लीटर, कितना भर रहा था 5 लीटर, पर रिसाव के कारण टंकी में जा कितना रहा था 4 लीटर, यानी बी ने कितना खाली किया 5 में से 4 लीटर खाली कर दिया, कितना आ गया 1, यानी बी जो है रिसाव जो है 1 मिनट में 1 लीटर पानी खाली करता है, तो 100 को खाली करने में कितना समय लेगा? 100 में 1 से डिवाइड किया कितना आ गया 100 मिनट, यानी रिसाव जो है भरी टंकी को 100 मिनट में खाली कर देगा। क्लियर बात एकदम। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं इस वीडियो में, और सभी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, बहुत जरूरी है सभी के लिए, ठीक है। तो धन्यवाद।